Hello students, hello to all. As you all know that we are preparing for the नीट एग्ज़ाम. हाँ जी, हम नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं बेटा. नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो MCQs हैं, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो कर रहे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ. जो भी बच्चे नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं हमसे ज्वाइन कीजिए. We are Education Hub MBA Institute. Our contact number is 9463079680. बहुत जेन्युइन फ़ीस है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है, कोई डिफरेंट स्टेटमेंट आ जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए. बहुत जल्दी हमारी जो प्रॉपर वे से क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं. जस्ट 45 डेज़ में आपको प्रॉपर से प्रेपरेशन हम करवा देंगे. हाँ जी बेटा. तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस. कुछ वीडियोस पहले भी कर रखी हैं, हमने बनाई हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चंस की. तो अब हम इस वीडियो में किसके क्वेश्चंस करेंगे, केमिस्ट्री के. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH द मास ऑफ 70% H2SO4 इज़ रिक्वायर्ड. हाँ जी, हमने क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है. ठीक है, किसकी, NaOH की. कहते जब हमने NaOH की न्यूट्रलाइजेशन करनी है तो हमें 1 मोल NaOH की न्यूट्रलाइजेशन करनी है, तो हमें कितने परसेंट, जो हमारे पास क्या है 70%, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaOH द मास ऑफ 70%. हाँ जी, 70% जो H2SO4 है वो उसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. हाँ जी, तो बेसिकली अगर आप रिएक्शन लिखोगे, सिंपल सी रिएक्शन है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, विच इज़ नॉट अ एसिड नॉट अ बेस, न्यूट्रल होता है वो. तो क्या कंपाउंड बन गया हमारे पास, प्लस वाटर. इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. तो ये क्या है, हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब देखो इसमें क्या होगा, दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन. दैट मीन्स क्या है, इसमें एसिड की कॉम्पोजिशन और बेस की कॉम्पोजिशन क्या होगी, बराबर होगी. दैट मीन्स क्या होगा, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. ठीक है. अब हमने ये इक्विवेलेंट्स निकालने हैं कि कैसे निकलेंगे. हाँ जी, ये कैसे निकलेंगे, जैसे मैंने NaOH के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं. दिस इज़ द बेस ना, तो ये कैसे निकलेंगे, मोल्स इनटू एसिडिटी. ठीक है, आप तो कहोगे कि ये बेस है तो इसमें एसिडिटी क्या आएगी. जब जितने OH आयंस प्रेजेंट होते हैं हम उसको उसकी एसिडिटी बोलते हैं बेस की. ठीक है, तो कितने मोल्स की करनी है, 1 की. एसिड्स कितने, मतलब एसिडिटी कितनी है इसकी, 1, क्योंकि एक ही OH है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1. नेक्स्ट मैंने H2SO4 के निकालने हैं ऐसे ही. हाँ जी, तो H2SO4 के कैसे निकालेंगे बेटा हम, तो इसका क्या है, H2SO4 के निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स. हाँ जी, ये तो हमें पता ही नहीं. ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. गिवन मास तो हमने निकालना ही है कि हमने मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, एक्स, ये मास तो हमने निकालना ही है. ठीक है, मोलर मास इसका H2SO4 का आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब देखो H2SO4 में क्या आएगी, इसकी जो बेस था उसमें हमने एसिडिटी लिखी थी, इसमें क्या आएगी, बेसिसिटी. बेसिसिटी क्या होगी, कितने उसके पास H पॉजिटिव आयंस है, कितने हैं 2. अगर इसको सॉल्व करोगे x/49. अब तो सिंपल ही है, आपको पता है कि दोनों के जो इक्विवेलेंट्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों को बराबर रख दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो x की वैल्यू अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगी, 49 ग्राम्स. फर्स्ट कंडीशंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास x की वैल्यू आ गई. अब इन्होंने क्या कहा है, जो H2SO4 है वो 70% है. ठीक है, तो हमने क्या ज्यूम कर लिया, हमारे पास ये याद रखना है कि 49 ग्राम्स आया है. दैट मीन्स क्या हो गया, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो H2SO4 है दैट इज़ ऑफ 70 ग्राम्स. दैट मीन्स हमने मान लिया कि जो y ग्राम्स ऑफ 70% H2SO4 इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, जो 70% ऑफ H2SO4 है उसके लिए हमने मास क्या है, y ग्राम्स कंसिडर कर लिया. तो वो किसके इक्वल आएगा, 70% ऑफ y इज इक्वल टू 49. अब इसको सॉल्व कर लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 ग्राम्स.
ठीक है। अदरवाइज तो हमारा सॉल्व हो गया था, हमने मास निकाला था, लेकिन हमारे पास इन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन ये दी थी कि हमारे पास 70% H2SO4 है जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने उसका मास निकालना था। ठीक है, एक के लिए तो आ ही गया था 49, तो ओवरऑल जो उसका 70, उसके लिए क्या आएगा, वाई ग्राम्स के लिए हमने वाई की वैल्यू 70 ग्राम्स निकाल लिया, तो इसका आंसर आएगा बेटा वी। नेक्स्ट, फिलोसफर्स बूल ऑन ट्रीटेड विद कोबाल्ट नाइट्रेट प्रोड्यूसेस। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफर्स बूल? ईजी है, नाम थोड़ा ट्विस्टिंग सा लग रहा है। फिलोसफर्स बूल क्या होता है, हमारे पास जिंक ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज़ द फिलोसफर्स बूल। जब हम कहते इसको हम ट्रीट करेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, COZNO प्लस नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्यों हुआ, इसके साथ कैसे रिएक्ट कर गया, जैसे जिंक ऑक्साइड आपको पता ही है कि ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो वो ईजिली इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, COZNO। दिस इज़ योर आंसर बी। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज़। हाँ जी, ये क्वेश्चन बेटा हमने पहले भी किया है। जितने भी हमारे पास फिनाइल, जितने जितने फिनाइल ग्रुप्स ज़्यादा लगे होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें से देख लो किसके पास जो फिनाइल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा हैं, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल। योर आंसर इज़ सी। इसमें दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, इसीलिए क्या है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ। हाँ जी, ये भी इजी है। जो इसमें से जो डाइपोल मोमेंट है, कहते किसकी ज़्यादा होगी, जैसे हमने देखा जो CF4 है, इसका क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे CH4 का होता है वैसे ही इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। CO कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इसमें क्या होगी, बेसिकली सिमेट्री होने के कारण जो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने किया हो, आप ऐसे करते हो ना, लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण जो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। इसके जो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट होगी वो ज़ीरो होगी। तो जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन, इसीलिए जो हम बोल सकते हैं कि पहले तो हमने CF4 और CO2 का कंपैरिजन किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, इसमें हमने कंपैरिजन करना है CH3OH एंड CH3F का। ठीक है, अब इनमें से देखो जो फ्लोरीन है हमारे पास वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू OH। ठीक है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OH, इसीलिए जो इसमें देखो CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है, उसमें अकेला C है, तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो किसकी ज़्यादा आएगी, CH3F। सो इट्स आंसर इज D। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.2 मोल H2SO4 एंड 200 ml ऑफ 0.2 मोल HCl इज। हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने क्या बोला है कि हमने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है जब हमने मिक्स कर दिया किसको, 100 ml ऑफ 0.2 मोल H2SO4 एंड 200 ml ऑफ 0.2 मोल HCl, इन दोनों को हमने इनका मिक्सचर बना लिया, तो हमने इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, नॉर्मेलिटी की क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर का, N1V1 N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ठीक है, मोलैरिटी आपको गिवन है, बेसिसिटी जैसे एसिड H2SO4 है तो उसकी बेसिसिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करके हटे हैं ये वाला सेम।
तो इसके कारण इसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी, ऐसे ही दूसरे वाले सोल्यूशन की निकल जाएगी। वॉल्यूम आपको गिवन है, वैल्यूज़ पुट कर दो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशंस करके आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कर लेना, नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, आई विल डू दैट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड बाय, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन सी हैं? ग्रीन हाउस बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें गैस आती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो अक्कर करता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जो बेसिकली इससे क्या होता है, जो सन रेज हैं वो रेडिएशंस है वो एंट्रैप हो जाती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज दिस वन, द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सल अमाइन इज, कहते हमने एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सल अमाइन है, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सल अमाइन है, उनकी रिएक्शन करवानी है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा? वैसे तो अगर आप सिंपल सा कंसेप्ट देखो, वैसे तो नाम से भी इंडिकेट हो रहा है एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सल अमाइन, तो इससे क्या फॉर्म होगा हमारे पास? एल्डोक्साइन। ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, कैसे होगा? एल्डिहाइड, दिस इज़ द एल्डिहाइड, मैंने इसको इसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ, तो क्या होता है इस रिएक्शन में? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दिस वन अटैच टू हेयर, सो हेयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एल्डोक्साइन। ठीक है, सो योर आंसर इज एल्डोक्साइन, दिस इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोफोर? हाँ जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोफोर? फर्स्ट ऑफ ऑल, chromophore are the basically organic compounds which these are the substances या compounds भी कह सकते हो वैसे, functional groups which impart colors to the compound, जो कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन से आगे कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? NO2 इज क्रोमोफोर। ठीक है, NO क्रोमोफोर, N2, ठीक है, क्रोमोफोर। तो जो इसमें NH2 है, डी ऑप्शन है आपके पास, दैट इज़ नॉट अ क्रोमोफोर, दैट इज़ ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या होता है? दैट डू नॉट इम्पार्ट कलर बट इट इंटेंसिफाई द कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है उसको इंटेंसिफाई कर देते हैं, खुद ही उसको कलर प्रोवाइड नहीं करते। सो इसका आंसर आएगा डी। द आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, इथाइल अल्कोहल का जो आइसोमर है वो क्या है? हाँ जी, अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखोगे ना, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख लो और जो ये आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका फॉर्मूला लिख लो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका क्या आइसोमर आएगा। आइसोमर का मतलब होता है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसके बेसिस के ऊपर इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, बना के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बनवा दूंगी। नेक्स्ट, बफर सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ। हाँ जी, बफर सोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट डू नॉट शो एनी चेंज इन एसिड और बेस, मतलब जो न्यूट्रल सा सोल्यूशन होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बफर सोल्यूशन। तो बेसिकली जो बफर सोल्यूशन है न्यूट्रल है, मतलब उसकी एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं है, तो या तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, या फिर ये वीक बेस से और वीक एसिड से बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बफर सोल्यूशन बनेगा वो CH3COONA एंड CH3COOH, इन दोनों को मिक्स कर दो तो आपके पास क्या है? बफर सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग्स टू, एलिमेंट है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, वो किस में, मतलब इनमें से किस में बिलोंग करता है? हाँ जी, 56 एटॉमिक नंबर है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 6s2। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो इसमें जो s ऑर्बिटल है दैट इज़ फुली फिल्ड, उसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड हैं। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि s ब्लॉक से बिलोंग करेगा और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स इस का ये पार्ट है। दैट मीन्स इस आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इजी। ड्राई आइस, व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होती है? आई थिंक आप 8th-9th क्लास से स्टार्ट कर देते हो इसका पढ़ना। ड्राई आइस इज़ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके कूल किया जाता है देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे इन केस हम इसको इवेपोरेट कर देते हैं तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होती डायरेक्टली, ये गैशियस फॉर्म में ही मतलब गैशियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज। हाँ जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं इनमें से? हाँ जी, अगर आप बेसिकली बात करो, जो हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं उसमें हम 2 तरह के स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। एक तो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एलिफेटिक कह सकते हो आप। दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन, जो बंद होते हैं। तो उनमें से एक आगे एरोमेटिक, एक होते हैं एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक तो आपको पता ही है, बेसिकली हम डिस्कस करते हैं बेंजीन। बेंजीन इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग हक्कल रूल। सेकेंडरी इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। ये आपको इनसे, क्योंकि साइक्लो पहली बार तो ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, ए एंड बी। साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन बोथ आर एलिसाइक्लिक, क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, अल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, दैट इज़ वाई दीज आर द एलिसाइक्लिक। नेक्स्ट, अब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन बाय द प्लेटिनम इज नॉन एज। हाँ जी, जब जो प्लेडियम है वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसका एक प्रॉपर टर्म है। ठीक है, वैसे तो हम लिख देते हैं कि प्लेडियम एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन, बट देयर इज़ वन साइंटिफिक टर्म, वन साइंटिफिक वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर दिस, दैट इज़ अकल्ड हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज़ डी। दैट मीन्स क्या है, जैसे एड्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ होती है उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? जैसे एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस पे वो ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा, बल्क में नहीं होगा, तो अनइक्वल होगी ना। तो जो प्लेडियम है अगर वो हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर रहा है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अकल्डेड हाइड्रोजन, दैट इज़ डी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट, इन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। हाँ जी, जब बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है? हाँ जी, तो इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट मतलब किसी एक चीज़ को रीअरेंज करना। तो क्या हो गया, जैसे ये है आपके पास, ये बेंजाइल है C6H5, मैंने इसका रीअरेंजमेंट कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, मतलब इसमें मैंने क्या किया, OH नेगेटिव को ऐड किया जब रीअरेंजमेंट करने के लिए, तो C6H5 COOH यहाँ पे लग गया C6H5। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अभी इसमें क्या कन्वर्जन हुआ, बेंजाइल से बेंजाइलिक एसिड बन गया। ठीक है, तो जब हम बेंजाइलिक एसिड का रीअरेंजमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है दैट इज़ द
जो हमने रिएक्शन किया अभी, उसमें क्या हुआ, जो बेंजाइल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बेंजाइलिक एसिड। ठीक है, जो ये रिएक्शन था। अगर बेटा नहीं पता चला ना तो आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई बड़ी बात नहीं है। सी इज़ द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो हाँ जी बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी बच्चे को सिंपल से क्वेश्चन थे इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो भी डाउट्स होंगे आप कभी भी रिएक्शंस के रिगार्डिंग, कोई थ्योरी पार्ट के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम होएगी क्वेश्चंस के रिगार्डिंगली, आप कभी भी पूछ सकते हो। हाँ जी, ज्वाइन कीजिए एजुकेशन हब MBA इंस्टीट्यूट फॉर द नीट एग्ज़ाम। कॉन्टैक्ट नंबर अगेन रिपीटिंग 9463079680। थैंक यू सो मच।